स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का भौतिक विभाजन। आज इसमें हम हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह से संबंधित सभी तथ्यों को कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूह आएंगे और यहाँ पर इस तरफ हम लक्षद्वीप के द्वीप समूह कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। हिमालय का पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर लंबा है। भारत की जो लंबाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ, ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और अगर इसकी चौड़ाई देखें तो यहाँ पर इस तरफ इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर किसी जगह पर इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर व नदियों के आयु के आधार पर समझा जा सकता है। पहले देखते हैं इसमें निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय, जो कि तिब्बत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है बृहद हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय कहते हैं और चौथा है शिवालिक हिमालय। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये एनसीईआरटी का मैप है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है ये महान हिमालय है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं ये शिवालिक हिमालय है, बीच में मध्य हिमालय है, इसके इस तरफ जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और यहाँ पर कैलाश श्रेणी, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन या K2 काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं ये काराकोरम श्रेणी है और यहाँ पर ये गाडविन आस्टीन या K2 स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है ये है 8611 मीटर। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद है जास्कर श्रेणी, पामीर की गांठ तिब्बत में स्थित है तथा कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में स्थित है। यहाँ पर आप ऊपर मैप में देख सकते हैं ये पामीर की गांठ है और ट्रांस हिमालय में स्थित है ये कैलाश पर्वत। अब देखते हैं महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय को बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन सभी नामों से जाना जाता है। मैप में आप महान हिमालय की लंबाई देख सकते हैं और यहाँ पर ये इस पे माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। यह हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है जिसका निर्माण 2500 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है तथा यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें लघु हिमालय के बारे में। इसे मध्य हिमालय या फिर निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसकी श्रृंखला महान हिमालय के बाद आप यहाँ पर नीचे इसकी श्रृंखला देख सकते हैं। इसका निर्माण 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यह शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है और औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी मध्य हिमालय में स्थित हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमालय के कांगला एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं शिवालिक हिमालय। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है।
निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं दून, कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। नेक्स्ट यहाँ पर ये एनसीईआरटी का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं ये दक्षिण की तरफ से लेकर उत्तर की तरफ की जो श्रृंखलाएं हैं, पहले कौन सी श्रृंखला आती है, बाद में कौन आती है, यहाँ से इस क्रम में एग्जाम में प्रश्न भी दिए जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। सिंधु गंगा के मैदान के बाद आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसके बाद आता है मध्य हिमालय, इसके बाद आता है बृहद हिमालय, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। इसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद कैलाश श्रेणी, तिब्बत का पठार और फिर आता है कनलुन की ढाल। तो ये क्रम है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में स्थित है। भारत में देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यहाँ मैप पे देख सकते हैं लद्दाख, कश्मीर, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है उत्तराखंड, इसके बाद ये नेपाल के बाद आता है यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे यहाँ पर असम स्थित है, और ये है पश्चिम बंगाल, इस तरफ मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्थित है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब देखते हैं हिमालय के अनुदैर्घ्य उत्क्रम के बारे में, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम एवं अंश दरार यानी फॉल्ट पाए जाते हैं। पहला है सिंधु सांको सिचर क्षेत्र, इंडस सांको सिचर जोन, शॉर्ट नेम होगा ITSZ। ये ट्रांस हिमालय, तिब्बत के क्षेत्र और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। दूसरा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, शॉर्ट नेम है MCT, ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBT इसका शॉर्ट नेम है, ये लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय और उप हिमालय शिवालिक के मध्य स्थित है। इसके बाद है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, इसका शॉर्ट नेम है MFT। यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं ये तिब्बत का पठार यानी ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और ये बृहद हिमालय है, इसके मध्य में स्थित है इंडस सांको सूचर जोन। इसके बाद आता है बृहद हिमालय, और यहाँ पर ये लघु हिमालय है, इसके मध्य में स्थित है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद आता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके मध्य में स्थित है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय और सिंधु गंगा का मैदान, इसके मध्य में ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट स्थित है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है सूचर जोन। इसके बाद आता है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है शिवालिक हिमालय। इस मैप में आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और इसके बाद आता है ये शिवालिक हिमालय। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षेत्रीय क्षेत्रों में बांटा है। तो ये है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय ये सिंधु सतलज के मध्य स्थित है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं ये सिंधु नदी है और ये सतलज है, इसके मध्य में स्थित है पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज और काली नदी के मध्य, तो यहाँ पर ये सतलज नदी है, ये काली, इसके मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय ये काली और तिस्ता नदी के मध्य स्थित है, और असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले देखते हैं पंजाब हिमालय के बारे में, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है ये है 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान के फूल से ही केसर प्राप्त किया जाता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार-ए-शरीफ, ये सभी कश्मीर हिमालय में ही स्थित है। यहाँ पर आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। नेक्स्ट अब देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी और
काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। ये हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसी हिमालयी क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आप नेपाल हिमालय देख सकते हैं, जो कि काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। इन महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी यहाँ पर हम मेन टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद आता है असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालयी क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है असम हिमालय। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है कश्मीर हिमालय, इसके बाद ये कुमायूं हिमालय का क्षेत्र आएगा, ये नेपाल हिमालय, और इस तरफ आ जाएगा असम हिमालय। अब हम देखते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान भारत के उत्तर के विशाल मैदान को यहाँ पर ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इन उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह लगभग 2,400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई इसमें 1,000 से 2,000 मीटर तक है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। नदी आगे चल के कई सारी धाराओं में अगर बढ़ती है, तो उन जो धाराएं होती हैं उन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये है पंजाब का मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यहाँ उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम क्षेत्र में स्थित है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये है भाबर, तराई, भांगर और खादर। पहला है इसमें भाबर के बारे में देखते हैं। नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ भारी जल भार जैसे बड़े सेल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। आगे आप ये चित्र में देख सकते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां भाबर क्षेत्र के इन पथरीले क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तराई का क्षेत्र। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और
विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। इस चित्र में आप देख सकते हैं तराई के क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। यहाँ भाबर से जो नदियां भाबर में लुप्त हो जाती हैं, ये तराई क्षेत्र में आकर पुनः दिखने लगती हैं। नेक्स्ट है भांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ मैदान वाले वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में खादर है, ये नदी है, ये रिफ्ट नदी वैली है, ये नदी यहाँ पर बह रही है। इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है इसे खादर कहते हैं और इससे जो दूर का क्षेत्र होता है इसे बांगर कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं खादर के बारे में। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ पर हमने भाबर, तराई, भांगर और खादर के बारे में देखा है। इस चित्र में भी आप इसे देख सकते हैं। एक बार अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो हम साफ से देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां भाबर क्षेत्र में आती हैं, इन पथरीले क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। इसके बाद वो इस तराई क्षेत्र में पुनः निकलती है और इसके बाद में यहाँ पर ये नदी है, आपको नदी दिख रही होगी। नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है जहाँ पर हर साल लगभग बाढ़ आती है, उस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। और जो पुराने क्षेत्र हैं, नदी का जो पुराना क्षेत्र है, जलोढ़ मैदान है, इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब यानी आब का मतलब होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है पांच, आब का अर्थ होता है पानी यानी 5 नदियों का पानी। यहाँ पर आप इस क्षेत्र में दोआब का क्षेत्र आसानी से देख सकते हैं। ये बीच का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये दोआब है। यहाँ पर ये 2 नदियां हैं, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये दोआब है। और नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, ये जो ग्रीन कलर से है आप देख रहे हैं, ये खादर है। और इससे जो थोड़ा दूर का क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ के क्षेत्र हर साल नदी अपना बाढ़ नहीं ले जाती है, उस क्षेत्र को बांगर कहते हैं। अब देखते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र आप इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान जो हवा से रेत पर कुछ चित्र बन जाते हैं, उसे ही इस प्रकार से रेतीले टीले और बरखान कहते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यहाँ अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। अब तक हमने देखा मरुस्थल के बारे में और तटीय मरुस्थल के बारे में, उत्तर के विशाल मैदान और हिमालय क्षेत्र के बारे में। हिमालय का क्षेत्र, ये मरुस्थल, उत्तर के विशाल मैदान, इन सब का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ये एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र से लिए गए सभी पॉइंट हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। उच्चावच मतलब ये पर्वत, मैदान, मरुस्थल, इसे उच्चावच कह सकते हैं। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इनके बारे में डिटेल से हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इनके द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परवटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। जर्मन मौसमविद
अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पेंथालासा कहा, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपी पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये 3 लाख वर्ष पूर्व का ये चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत का क्षेत्र है ये नंबर 5 पे दिया गया है। भारत अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। भारत यहाँ पर 5 नंबर पर आप देख सकते हैं जो भारतीय महाद्वीप है उसकी स्थिति कुछ यहाँ पर है। इसके बाद भारतीय महाद्वीप आप यहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर आता है भारतीय महाद्वीप। इसके बाद 1200 लाख वर्ष पूर्व इसकी लोकेशन यहाँ पर आती है जब ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। इसके बाद इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे कि ये सारे चित्र डिटेल से कैसे होते हैं। जो 7 प्लेटें हमने ऊपर देखा है कि 7 प्लेटें ये जो ऊपर के खंड है ये विभाजित होने के बाद इस प्रकार से विभाजित हो गए। तो ये यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में जो भारतीय प्लेट है ये कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जो बाद में यहाँ से भी विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे डिटेल से देखते हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अविस्तारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं जब दो प्लेटें, ऊपर हमने देखा है कि ये प्लेटें क्या होती हैं, जो आप यहाँ पर प्लेटें देख रहे हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं तब अविस्तारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जैसे इस प्रकार से। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा के निर्माण करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी या पास आएंगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थलाकृति का निर्माण जरूर होगा। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा कर टूट सकती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरे प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। ये आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से ही प्रभावित हुआ है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड क्या है ये ऊपर हम देख चुके हैं। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग हो गई। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। ऊपर हमने दिखाया था आपको कि दक्षिण में स्थित थी इंडियन प्लेट। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेखा बीच में आप रेड कलर से देख रहे हैं ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है जो इंडियन प्लेट थी वो पहले यहाँ पर थी, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थी। उसके बाद में इसका जब ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई इसके बाद इसका विस्तार उत्तर की तरफ हुआ और यहाँ पर वर्तमान लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर ये यूरेशियाई प्लेट है। इससे जब भारतीय प्लेट का जब टकराव हुआ तो इससे जो पर्वत है उनका निर्माण हुआ है।
इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय और यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर, ये जो यूरेशियन प्लेट थी और भारतीय प्लेट थी, इसके मध्य में यहाँ पर टेथिस सागर स्थित था। इनके अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। टेथिस सागर के हिमालय के ऊपर टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यह वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गए, जो हम ऊपर देख चुके हैं। ये भारतीय प्लेट का प्रवाह है, जो कि एनसीईआरटी का ये चित्र है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वो थी रीयूनियन हॉट स्पॉट के लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक जारी रहा। यह उपमहाद्वीप तब भूमध्य रेखा के निकट था। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है। यह एक समतल भूमि है जो अनशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से माल्टा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, यानी किसी तरफ भूमि ऊपर उठ गई और किसी तरफ वो समुद्र में डूब गई। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका ये हटा दूं तो इस चित्र में आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के आसपास जब भारतीय प्लेट थी ऊपर से उत्तर की दिशा के खिसकने के समय के दौरान, तो यहाँ पर एक हॉट स्पॉट का क्षेत्र था, जिसे आगे हमने देखा है रीयूनियन हॉट स्पॉट कहते हैं। यहाँ से लावा प्रवाह हुआ, जिसके कारण यहाँ पर ये जो लावा का प्रवाह हुआ ये भारतीय प्लेट के ऊपर फैलता चला गया और इससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल के बारे में देख चुके हैं डिटेल से। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणियां और कुछ पर्वत हैं जो मुख्य पर्वत शिखर हैं, उनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।